से चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है रेस्पिरेशन, उसको समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन कैसे होता है। इसको समझने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, उसको याद करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि फूड का इंटेक किया गया, देन फूड का ब्रेकडाउन किया गया यानी डाइजेस्ट किया गया, देन एब्जॉर्ब किया गया और फाइनली एसिमिलेट करके ईच एंड एवरी सेल तक जो फूड है उसको पहुंचा दिया गया। तो अगर सेल तक फूड पहुंच गया तो क्या एनर्जी मिल गई? तो हमारा आंसर होगा नहीं। उस फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है हमारे सेल के अंदर और उस फूड के ब्रेकडाउन करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जो हमारा सेल है अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ग्रोथ, रिपेयर करता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल के अंदर हैं उनका ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज कराई जाती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके दो टाइप होते हैं, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर प्रेजेंस में है तो उसको एरोबिक कहेंगे, अगर एब्सेंस में है तो उसको एनएरोबिक कहेंगे। तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक है इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की जो टाइप्स है एरोबिक, एनएरोबिक, उसमें क्या क्या होता है, किस तरह से एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है और कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल के अंदर आता है, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बहुत ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत कम होगी। तो अगर सेल के अंदर आ रहा है तो एक चीज़ तो हमने पता है कि ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ही होगा, आइदर न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट मटेरियल्स का। लेकिन ब्लड तक कौन सा पाथ फॉलो करके ऑक्सीजन आया, बिकॉज है तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट। तो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम जो रेस्पिरेशन का टाइप्स पढ़ लेते हैं और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ऑक्सीजन किस तरह से हमारे सेल तक आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दैट मीन्स breakdown of food to release energy। फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है एनर्जी को रिलीज करके और दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। इसके दो टाइप होते हैं, एरोबिक एंड सेकेंड इज एनएरोबिक। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है तो एरोबिक, in presence of oxygen, and anaerobic in absence of oxygen। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है रिलीजेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी और जो रिलीजेस लो अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑलमोस्ट नहीं होता है। ये हमारा जो एरोबिक है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसके बारे में हमने देखा। अब देखो किस तरह से होता है। अभी हम जो भी पाथ पढ़ेंगे ये पूरा पाथ जो है सेल के अंदर होने वाला है। जो भी हम पूरा रिएक्शन देखेंगे ये सेल के अंदर होगा। तो देखो सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर है? ये हम सेल की बात कर रहे हैं, मतलब ये जितना भी प्रोसेस अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ये पूरा प्रोसेस सेल के अंदर होने वाला है। ठीक, तो देखो ग्लूकोज है जो कि हमारे सेल के अंदर है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में। ठीक, ये जो पाइरूवेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है।
बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुवेट जो है दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, एंड इसमें और ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, और इसमें 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 2 एटीपी जो है वो यूज कर लिया जाता है, तो नेट एटीपी प्रोडक्शन जो है वो 2 एटीपी का होता है। ठीक, इस प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुवेट के कन्वर्जन के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन 2 जो है वो इस प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है, इसीलिए 2 एटीपी की जो नेट एटीपी है वो 2 एटीपी है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में एटीपी का नंबर नहीं दिया गया है, पर यहाँ मैं समझाने के लिए आपको ये चीज लिख रही हूँ। ठीक, देखो ये जो पायरुवेट है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना सेल के साइटोप्लाज्म में ये कॉमन है, मतलब अगर फूड आएगा साइटोप्लाज्म में तो ये प्रोसेस तो होगा ही, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा ही। इसके बाद अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसके बाद अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो जो ये पायरुवेट है इसको कैरी किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल होगा। ठीक, और इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑलमोस्ट 36 एटीपी का, कहीं पे 34 लिखा रहता है, कहीं पे 36, तो 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वापस एक बार देखो, जब हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज आया जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो उसको ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, और उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ये प्रोसेस होना जो है कंपलसरी है, एरोबिक होगा तब भी, एनएरोबिक होगा तब भी। तो पायरुवेट जो बना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो इस पायरुवेट को सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल, तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुवेट को ले जाया जाएगा, जहां पे क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्रेब्स साइकिल को हमने डिटेल में नहीं जानना है, तो क्रेब्स साइकिल चलेगी, और जो रेस्पिरेशन होगा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसमें ऑलमोस्ट 36 एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। एटीपी का नंबर आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, सीधे एनर्जी लिखी गई है, तो आप सिंपली एनर्जी भी लिख सकते हो कि एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एनर्जी तो यूज कर दिया जाएगा सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस में। जो वाटर है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे बॉडी के अंदर, हार्मफुल नहीं होगा, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हार्मफुल होगा, तो इसको बॉडी के बाहर करना है, जिस प्रोसेस को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अब दूसरा देखते हैं, अगर यहाँ पे है इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। अब सेकेंड देखते हैं, इफ ऑक्सीजन एब्सेंट। तो अगर ईस्ट होगी तो ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, और फॉर्मेशन होगा इथेनॉल का प्लस CO2 प्लस H2O। अगर ईस्ट होगा उसके अंदर फर्मेंटेशन होगा और फॉर्मेशन होगा इथेनॉल का, देन CO2 का और H2O का। और अगर मसल सेल्स होगा और ऑक्सीजन नहीं होगा, इफ ऑक्सीजन एब्सेंट, इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनेगी
CO2। ठीक, तो ये इन दोनों में देखो यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, मतलब इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है सिर्फ यहीं पे बना ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। देखो ये एरोबिक है, ये एनाएरोबिक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है एंड दिस इज ऑल्सो एनाएरोबिक। ठीक, देखो वापस से एक बार समझो कि हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पाइरूवेट में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, उसका ब्रेकडाउन हुआ 3 कार्बन कंपाउंड में, और वो जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कॉमन है, एरोबिक होगा तब भी, एनएरोबिक होगा तब भी, इतना प्रोसेस तो चलेगा ही। उसके बाद अगर ऑक्सीजन है, बिकॉज ऑक्सीजन रहेगा तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का रहना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ऑक्सीजन है तो जो पाइरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाया जाएगा, वहाँ पे क्रेब साइकिल चलेगा। क्रेब साइकिल को डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। और क्रेब साइकिल चलने के बाद एनर्जी ऑलमोस्ट 36 ATP इस वाले स्टेप में रिलीज होगी। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हार्मफुल नहीं है, एनर्जी यूज कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा सेकेंड स्टेप है दैट इज एनाएरोबिक, उसमें अगर हम पाइरूवेट बनने के बाद ऑक्सीजन नहीं है और ईस्ट सेल है तो उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस चलेगा और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। और अगर हमारा मसल सेल है और ऑक्सीजन नहीं है तो इसको भी हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे और इसमें लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। जो थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होगी भी तो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी दी गई है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूरा स्टेप हमारा एक सेल के अंदर ही चल रहा है। इतना जो स्टेप है ये साइटोप्लाज्म के अंदर और इसके नीचे जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो सिंपली सेल के अंदर होता रह जाएगा। तो ये चार्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है, हमने कहा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा भी और नहीं भी होगा, तब बात आती है कि ऑक्सीजन सेल तक आया कैसे। तो इतना तो हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही बॉडी में होता है, पर हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो ऑक्सीजन कौन सा पाथ फॉलो करके हमारे ब्लड तक आया ताकि ब्लड जो है उसको सेल तक पहुंचाया, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारा आज हुआ रेस्पिरेशन का जो टाइप है दैट इज एरोबिक एंड एनाएरोबिक, उसको हमने समझा। एरोबिक में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, एनाएरोबिक में एनर्जी जो है बहुत कम रिलीज होती है।